नमस्कार दोस्तों, मैं अनूप कुमार श्रीवास्तव आप लोगों का स्वागत करता हूं क्लास में। तो बच्चे, हम जिस चैप्टर को पढ़ रहे थे, मैं पहले आपको चैप्टर याद दिला दूं। मैं आपको संविधान की विशेषताएं पढ़ा रहा था और याद रखिएगा, संविधान की विशेषताएं इतना बेसिक चैप्टर है कि जब आप इसके बाद आगे संविधान में बढ़ेंगे तो यही सारी चीज़ें आपकी मदद करेंगी चीज़ों को तुरंत समझने में। और याद रखना है कि आप जितना चीज़ों को जितनी जल्दी समझेंगे उतनी ही जल्दी चीज़ें आपके दिमाग में बैठती चली जाएंगी, तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो पहले मैं याद दिला दूं कि मैं आपको संविधान की विशेषताएं पढ़ा रहा था। तो मैंने विशेषताओं में क्या क्या पढ़ाया था, क्या क्या पॉइंट्स बताया था आपको। लिखित और अलिखित संविधान समझा दिया था। उसके बाद मैंने आपको क्या समझाया था, संप्रभुता समझाया था, प्रभुत्व संपन्न समझाया। उसके बाद धर्मनिरपेक्षता और उसके बाद विधि का शासन। क्लियर है? तो चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों को सीखना है। तो बच्चे, जो हमारी अगली विशेषता है वो है संघात्मक संविधान। क्या है हमारी अगली विशेषता? संघात्मक संविधान। तो बच्चे, हमें समझना है कि संघात्मक संविधान क्या होता है, या हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं संघीय व्यवस्था। क्लियर है? तो यहाँ सभी बच्चे ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए, मैंने इंपॉर्टेंट लिख भी दिया है, आप भूलेंगे नहीं। यहाँ से बहुत तरह तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, जो भी आपके क्लास नोट्स में लिखवा दूंगा, जितना समझा दूंगा उसे कवर कीजिएगा। आई होप सो, मैं आशा करता हूं कि एक भी सवाल बाहर नहीं जाएगा। तो चलिए देखिए, सबसे पहले मैंने बोर्ड पे लिखा है संघात्मक संविधान। तो पहले हमें समझना है कि संघात्मक संविधान का मतलब क्या है। तो बच्चे, सबसे पहले देखिए क्या कहा गया है, संविधान। तो देखिए इसको कैसे समझा जा सकता है। बच्चे देखिए, मैंने आर्टिकल 1, सबसे पहले भारतीय संविधान का आर्टिकल 1 लिखा है। आर्टिकल 1 क्या कहता है बच्चे, इसी से हम इसका आंसर निकाल लेंगे। आर्टिकल 1 कहता है कि भारत एक राज्यों का संघ है। सभी लोग केयर करेंगे, क्या कहता है बच्चे आर्टिकल 1? आर्टिकल 1 कहता है कि भारत एक राज्यों का संघ है। तो यहां ध्यान दीजिए, यहां भारत की बात नहीं है, यहां यह कहा जा रहा है कि एक बॉडी है जो भारत है। लेकिन भारत दरअसल है क्या? तो भारत दरअसल राज्यों का संघ है। क्लियर है? यहां सभी बच्चे याद रखेंगे, नहीं भूलेंगे कि भारत नहीं है बच्चे। आर्टिकल 1 कहता है कि भारत नहीं, एक राज्यों का संघ है। और उस राज्य के संघ को क्या कहते हैं हम? तो उस राज्य के संघ को हम भारत कहते हैं। यानी राज्यों का संघ, यानी बहुत सारे राज्य जब आपस में मिले हैं तो क्या बना है? संघ बना है। और इसी संघ का क्या नाम है? भारत है। और हमें संघात्मक संविधान समझना है, यानी इस संघ शब्द से ही हम आगे बढ़ते हैं तो संघात्मक संविधान होता है। तो देखिए बच्चे, इसको कैसे समझा जाए, याद रखेंगे। कहा जाता है कि हमारे देश में एक संविधान है। हमारे देश में क्या है बच्चे? एक संविधान है। लेकिन ये संविधान किसका है? तो याद रखना है कि अगर हमारे देश में एक संविधान है तो ये संविधान भारत का है। किसका है बच्चे? भारत का। यहां आपको पूरी बात समझ में आ गई। तो हमारे देश में एक संविधान है और वो संविधान किसका है? भारत का। लेकिन अगर भारत में देखा जाए बच्चे, तो भारत में बहुत सारे राज्य भी तो हैं। देख रहे हैं बच्चे, राज्य हैं और संघ शासित प्रदेश भी हैं। यहां अगर हम केयर करेंगे तो भारत में राज्य भी हैं और संघ शासित प्रदेश हैं। तो कहा जाता है कि एक संविधान है और ये संविधान किसका है? भारत का। लेकिन क्वेश्चन है कि राज्य और संघ का संविधान कहां चला गया? तो सभी बच्चे याद रखिएगा, ये जो एक संविधान है, यही संविधान भारत का भी है और यही संविधान संघ राज्य शासित प्रदेश या राज्यों का भी है। तो क्या ये कहा जाए कि भारत के संविधान में न केवल भारत का बल्कि उनके राज्यों का भी संविधान शामिल है? तो सभी बच्चे तुरंत यहां पर इस पॉइंट को याद रखिएगा कि भारत के संविधान में, यहां देखिए बच्चे, कहा गया है कि भारत के संविधान में भारत एवं उसके राज्यों का संविधान भी शामिल है। भारत एवं उसके राज्यों का संविधान भी शामिल है। पूरी बात समझ में आ गई बच्चे? यानी भारत के संविधान में
भारत एवं उसके राज्यों का संविधान भी शामिल है। पूरी बात समझ में आ गई? तो बच्चे अब एक लाइन में याद कीजिए, देखिए कितना इजी है। कहेंगे कि जिस देश के संविधान में, देख रहे हैं बच्चे, कि जिस देश के संविधान में न केवल उस देश का बल्कि उसके राज्यों का भी संविधान शामिल हो, उसे ही क्या कहते हैं? संघात्मक संविधान कहते हैं। पूरी बात समझ में आ गई बच्चे? और अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ संघीय व्यवस्था क्या है या संघात्मक संविधान क्या है बच्चे, तो आप सीधे कहना कि जिस देश के संविधान में न केवल उस देश का बल्कि उसके राज्यों का भी संविधान शामिल हो, उसे ही क्या कहते हैं? संघात्मक संविधान कहते हैं। पूरी बात समझ में आ गई बच्चे? तो बोर्ड पर ध्यान से देखिए, देखिए ये ग्राफ कितना सटीक है। ये चीजें जो हैं आपको तुरंत अपने आप क्या करेगा? समझा देगा। आपको कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है। बस मेरी इतनी बात याद रखिएगा बच्चे कि जिस देश के संविधान में न केवल उस देश का बल्कि उसके राज्यों का भी संविधान शामिल हो, उसे ही क्या कहते हैं? संघीय संघात्मक संविधान कहते हैं, संघीय व्यवस्था कहते हैं, संघात्मक व्यवस्था कहते हैं। और देखिए आर्टिकल 1 कहता भी है कि भारत एक राज्यों का संघ है, यानी भारत का जो संविधान बनाया गया है वही तो उनके राज्यों का भी संविधान है। इसलिए हमारा देश का जो संविधान है क्या है बच्चे? संघात्मक संविधान है। यहां पूरी बात समझ में आई? चलिए अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि संघीय व्यवस्था में और क्या क्या बातें आती है और क्या क्या प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। क्लियर है बच्चे? चलिए पहले मैं इसे मिटाऊं। ओके एवरीवन, ना अब बच्चे अब समझिए कि आखिर और संघीय व्यवस्था में क्या क्या बातें आती हैं। क्लियर है? सभी लोग याद रखेंगे बच्चे कि संघात्मक संविधान में क्या कहा गया है कि संविधान क्या है बच्चे? मैंने आपको पहले ही कहा है कि संविधान क्या है? शक्तियों का स्रोत है। और ये शक्ति किसे मिली है? ये शक्ति भारत को मिली है बच्चे, भारत को मिली है, या हम कह सकते हैं केंद्र को मिली है, या हम कह सकते हैं संघ को मिली है। उसके बाद यह शक्ति और किसे मिली है बच्चे? तो हम क्या कहेंगे? राज्य को मिली है। तो सभी बच्चे याद रखिएगा कि संघात्मक संविधान में जो शक्तियों का स्रोत है वो कौन है बच्चे? हमारा संविधान है। और संविधान ने भारत को, केंद्र को, संघ को जो शक्ति दी है वही शक्ति किसे दी है? राज्य को। और सभी बच्चे याद रखिएगा कि संघात्मक संविधान में शक्तियों का समान वितरण है। शक्तियों का क्या है बच्चे? समान विभाजन है। तो इस बात को सभी बच्चे याद रखिएगा कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि संघात्मक संविधान का और क्या मतलब हो सकता है, तो आप कहेंगे बच्चे कि संघात्मक संविधान में शक्तियों का क्या है? समान विभाजन है। और ये शक्तियों का समान विभाजन किसके के बीच में है? तो हम कहेंगे भारत में भी है और उसके राज्य में भी है। यानी संघात्मक संविधान कहता है कि जो शक्ति भारत को दी गई है वही शक्ति किसे दी गई है? राज्य को दी गई है। इसका मतलब है कि संघात्मक संविधान में शक्तियों का क्या है बच्चे? समान विभाजन है। इसका मतलब है, अब आप ऐसे सीखो बच्चे कि जो शक्ति भारत सरकार को है, संघ सरकार को है, केंद्र सरकार को है, वही शक्ति राज्य सरकार को भी दी गई है। और दोनों के शक्तियों का क्या है? समान वितरण है। लेकिन बच्चे जरा सोचो कि जैसे जो हमारा घर है, तो हमारे घर में हेड, नेतृत्व कौन किनके पास है? पिता के पास। पिता के बाद ही तो पुत्र आता है। तो मुझे ये बताइए, क्या पिता को भी वही शक्ति है जो पुत्र को है? यानी क्या पिता और पुत्र की शक्तियां समान हो जाएंगी? इसी चीज को भारत में सोचिए कि जो शक्ति भारत को है वही शक्ति राज्य को है। तो जब दोनों को समान शक्ति है तो फिर राज्य भारत सरकार की बात क्यों माने? इसका मतलब है पुत्र फिर पिता की बात क्यों माने? क्योंकि दोनों को तो संविधान ने समान शक्ति दी है। लेकिन बच्चे अगर आपसे ये पूछा जाए कि बताओ मजबूत किसे होना चाहिए, पिता को या पुत्र को, तो क्या कहेंगे? जाहिर है पिता को। तो भारत में मजबूत किसे होना चाहिए? भारत सरकार को या राज्य सरकार को?
तो किसे कहेंगे आप? भारत सरकार को। लेकिन संघात्मक संविधान कहता है कि शक्तियों का समान विभाजन है। इसका मतलब क्या है बच्चे कि हमारा संविधान ऊपर से तो संघात्मक संविधान दिखता है, लेकिन जब भी बात होगी तो भारत सरकार मजबूत होगी, भारत सरकार ही ऊपर होगी। तो अगर बच्चे भारत सरकार मजबूत हुई या भारत सरकार ऊपर हुई तो फिर समान विभाजन कैसे हो गया? तो इसको क्या कहते हैं? एकात्मक व्यवस्था। तो याद रखिएगा बच्चे कि भारतीय संविधान कहने को संघात्मक है, यानी अपने रूप में क्या है बच्चे? संघात्मक है। लेकिन याद रखेंगे कि भारतीय संविधान में एकात्मकता के लक्षण हैं, एकात्मकता के भी लक्षण है। पूरी बात समझ में आ गई? और एकात्मकता का लक्षण ये बताता है बच्चे कि अगर मजबूत होने की बात होगी तो मजबूत कौन होगा? मजबूत होगा भारत सरकार, न कि राज्य सरकार। तो इसको आप पूरे तरीके से ऐसे समझ सकते हैं बच्चे कि भारत का संविधान संघात्मक है, लेकिन इसमें एकात्मकता के भी लक्षण हैं। इसका वास्तविक रूप क्या है? एकात्मकता के ऊपर जाता है, जहां भारत सरकार क्या हो जाती है बच्चे? मजबूत हो जाती है। लेकिन अगर हमें समझना है तो हमें पता कैसे चलेगा कि एकात्मकता के लक्षण है? पूरी बात समझ में आई? चलिए अब जरा समझते हैं कि किस तरीके से हम पता करेंगे कि एकात्मकता के लक्षण है। तो एक बात याद रखिएगा बच्चे कि जब भी वक्त होगी तो भारत सरकार ही मजबूत होगी। तो हमें इस बात को भी याद रखना है कि संविधान जो है एकात्मकता के लक्षण रखता है, एकात्मकता का लक्षण रखता है। अब पता करना है कि हमें पता कैसे चलेगा कि एकात्मकता के लक्षण है। तो बच्चे इसका एग्जाम्पल समझने से पहले मैं आपको नोट का मतलब इंपॉर्टेंट एक ट्रिक सिखाता हूं बच्चे। बस इतना याद रखना कि जहां भारत सरकार की शक्ति ऊपर हो, जहां भारत सरकार की शक्ति ऊपर हो जाए, आप सीधे क्या कहेंगे बच्चे कि जहां भी भारत सरकार की शक्ति ऊपर हो तुरंत वो क्या हो जाएगा? एकात्मकता के लक्षण हो जाएगा। लेकिन हमें समझना है कि कैसे पता करेंगे। तो बच्चे देखिए कितना एग्जाम्पल इसका इजी तरीके से मैं निकाल देता हूं। जैसे सबसे पहले सोचिए बच्चे, भारत में कितने संविधान है? एक संविधान है, एकल संविधान है। और ये संविधान किसका है? भारत का। और भारत के ही संविधान में किसका संविधान शामिल है बच्चे? उसके राज्यों का। तो क्या मैं कहूं कि यहां संविधान ऊपर हो गया, यहां संविधान मजबूत हो गई? तो अगर बच्चे संविधान ऊपर हो गया, संविधान मजबूत हुई, तो क्या यह एकात्मकता का लक्षण नहीं है? तो याद रखिएगा कि भारत में एक ही संविधान बनाया गया है जो भारत का संविधान कहलाता है, और भारत के संविधान में ही उसके राज्यों का संविधान शामिल है बच्चे। तो राज्य बाद में आए, पहले भारत आया, यहां भारत सरकार की शक्ति ऊपर हो गई। तो सभी बच्चे याद रखिएगा कि भारत का संविधान ही कहता है कि वो एकात्मक लक्षण रखता है। पूरी बात समझ में आ गई? ठीक है, चलिए बच्चे ये समझ में आया। अच्छा अब देखिए कैसे हम पॉइंट्स में सीख सकते हैं कि किस तरीके से एकात्मकता का लक्षण है। कहते हैं कि राज्य के जो राज्यपाल होते हैं बच्चे, तो राज्य के राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। इसका मतलब है राष्ट्रपति तो भारत सरकार का है बच्चे। तो क्या यहां भारत सरकार मजबूत नहीं हुई? क्या ये एकात्मकता का लक्षण नहीं है? ठीक है। अच्छा फिर देखना बच्चे अगला ट्रिक कैसे सीखेंगे। भारतीय नागरिकता, भारतीय नागरिकता, सिटीजनशिप। याद रखेंगे कि भारत के लोग किसके नागरिक कहलाते हैं बच्चे? तो याद रखिएगा कि भारत के लोग जो हैं भारत के नागरिक कहलाते हैं। बच्चे याद रखेंगे हम लोग अलग अलग राज्य के होते हैं, पर हमारी नागरिकता की अगर बात की जाए तो नागरिकता हमें भारत सरकार देती है, भारत की नागरिकता है, हमें राज्य सरकार नागरिकता नहीं देती। तो सभी बच्चे याद रखेंगे कि जो आपकी नागरिकता है वो खुद एकात्मक संविधान है। क्लियर है बच्चे? यानी जहां पर भी भारत सरकार मजबूत हो जाए आप सीधे कहेंगे एकात्मक संविधान। फिर बच्चे जरा सोचिए, ये जो आपातकालीन प्रावधान है, जैसे इमरजेंसी लग जाती है बच्चे, राष्ट्रपति शासन लग जाता है, तो ये सब में तो भारत सरकार मजबूत है। तो क्या आपातकालीन प्रावधान एकल नागरिकता, बच्चे आपातकालीन प्रावधान क्या एकात्मक लक्षण नहीं है? तो बच्चे एकदम ट्रिक से याद रखिएगा कि
कि जहां पर भी भारत सरकार की शक्ति ऊपर हो जाए उसे ही हम क्या कहते हैं, एकात्मकता के लक्षण कहते हैं। जैसे हमारा संविधान, राज्यों में राज्यपाल, भारतीय नागरिकता, आपातकालीन प्रावधान। बच्चे वोटर आईडी, आप जो वोट देने जाते हैं तो आपको वोटर आईडी मिलता है, मतदाता पहचान पत्र, वो भारत सरकार देती है, राज्य सरकार, भारत सरकार ही तो देती है, तो क्या वो एकात्मक लक्षण नहीं है? अच्छा बच्चे, आजकल आधार कार्ड की बात हो रही है कि सभी लोग आधार कार्ड बनवाएंगे, पर आधार कार्ड तो भारत सरकार बनाती है, ये कब से राज्य सरकार बनाने लगी? तो क्या ये एकात्मक लक्षण नहीं है? तो बस सिर्फ इतना याद रखिएगा बच्चे कि जहां भी भारत सरकार की शक्ति ऊपर दिखे सीधे कहना है एकात्मक लक्षण, दोनों की शक्ति समान दिखे कह देना है संघात्मक लक्षण। और याद रखिएगा कभी भी राज्य सरकार ऊपर नहीं होगी बच्चे, इसलिए राज्य सरकार के लिए कोई शक्ति की बात नहीं होती है। पूरी बात समझ में आ गई? तो इस ट्रिक से हम तुरंत आंसर निकाल सकते हैं। तो चलिए यहां हमने सीख लिया कि किस तरीके से हम ये सारा काम करते हैं। अच्छा बच्चे, एक बात याद रखिएगा, जो यूपीएससी है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग, जो आईएएस आईपीएस बनाती है वो राज्यों में ही तो भेजती है, तो क्या आईएएस आईपीएस जो है एकात्मक लक्षण नहीं हुए? तो याद रखिएगा कि संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी भी बताती है कि ये एकात्मक लक्षण है। बस ट्रिक यही है बच्चे, तो जहां भारत सरकार की शक्ति ऊपर हो गई हम तुरंत क्या कह देंगे, एकात्मकता के लक्षण है। और ये मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स दिया, आप तुरंत समझ करके आंसर बना लेंगे। यहां आपको पूरी बात समझ में आ गई? ठीक है, चलिए बच्चे, अब मैं आपको बताऊंगा कुछ विद्वानों के राय जो आपसे पूछे जाते हैं। तो यहां मैं जितने विद्वान कहूंगा बस उसे याद रखिएगा, आप तुरंत आंसर को बना लेंगे। तो चलिए बच्चे, कुछ विद्वानों की राय बताते हैं। तो सबसे पहले मैं अंबेडकर की राय आपको बताता हूं कि अंबेडकर ने क्या कहा था। तो देखिए बच्चे, अंबेडकर कहते हैं कि भारत का संविधान समय एवं परिस्थिति के अनुसार, भारत का संविधान समय एवं परिस्थिति के अनुसार, समय एवं परिस्थिति के अनुसार संघात्मक एवं एकात्मक लक्षण रखता है, संघात्मक एवं एकात्मक लक्षण रखता है। पूरी बात समझ में आ गई? एकात्मक लक्षण रखता है। क्लियर है? तो बच्चे, ये अंबेडकर जी का मत है, उनके विचार हैं। आपसे ये विचार देकर ही पूछेगा कि बताओ ये विचार किसके हैं। तो अगर आएगा बच्चे कि भारत का संविधान समय एवं परिस्थिति के अनुसार संघात्मक एवं एकात्मक लक्षण रखता है, जब भी ऐसी बात आएगी आप तुरंत क्या कहेंगे कि ये भारत सरकार की बात है, संविधान की बात है। यहां आपको पूरी बात समझ में आ गई? तो बच्चे इसको भूलिएगा नहीं, ये किसने कहा है? तो ये अंबेडकर जी ने कहा है। क्लियर है? अच्छा, हम अगले विद्वान की ओर चलते हैं। बच्चा, अगला विद्वान है ऑस्टिन। अब हमें यह जानना है कि ऑस्टिन ने क्या कहा है। तो याद रखिएगा कि ऑस्टिन ने भारत के संविधान को सहकारी परिसंघीय कहा है। बच्चे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप भूलेंगे नहीं। तो ऑस्टिन ने भारत के संविधान को क्या कहा है? सहकारी परिसंघीय। उसी तरह बच्चे एक और विद्वान हैं जिनका नाम है वियर। अब प्रश्न है कि वियर ने क्या कहा है? तो याद रखिएगा कि वियर ने भारत के संविधान को अर्धसंघीय कहा है। क्या कहा है बच्चे? अर्धसंघीय। तो ये तीन विद्वान का नाम आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक अंबेडकर का स्टेटमेंट, दूसरा ऑस्टिन का और तीसरा वियर का। मैं फिर से बता दूं बच्चे, अंबेडकर ने क्या कहा है कि भारत का संविधान समय एवं परिस्थिति के अनुसार संघात्मक एवं एकात्मक लक्षण रखता है। क्लियर है? अच्छा, फिर बच्चे ऑस्टिन ने क्या कहा है कि भारत का संविधान जो है वो सहकारी परिसंघीय है। और वियर ने क्या कहा है बच्चे? तो वियर ने ये कहा है कि जो भारत का संविधान है वो क्या है? अर्धसंघीय है। यहां आपको पूरी बात समझ में आई? अच्छा, अगर मान लीजिए बच्चे इनसे अलग दूसरे शब्द पूछे जाएं, ठीक है, तो मैं आपको एक बात यहां पे लिखवा देता हूं, आप कभी नहीं भूलेंगे बच्चे कि अन्य शब्दों का प्रयोग, मतलब इनसे अलग अगर कोई आपसे पूछे कि बताओ ये किसने कहा है, तो आप सीधे कहना बच्चे कि अन्य शब्दों का प्रयोग भारत के उच्चतम न्यायालय ने किया है।
अन्य शब्दों का प्रयोग किसने किया है बच्चे? भारत के उच्चतम न्यायालय ने किया है। क्लियर है? तो अंबेडकर, रोशिन और बियर के बाद अगर कोई अन्य शब्द आ जाए तो आप सीधे कहना कि ये किसने कहा है? उच्चतम न्यायालय ने। पूरी बात समझ में आई? तो याद रखिएगा बच्चे कि संघात्मक व्यवस्था बहुत इंपॉर्टेंट है और यहां से जो है आपसे मैक्सिमम प्रश्न पूछे गए हैं। पर जो आपको बोर्ड पे लिखवा दिया, जैसा लिखवा दिया, आप इसे याद रखिएगा, एक भी प्रश्न आपके क्लास नोट से बाहर नहीं जाएगा। और तरीका क्या बता दिया बच्चे कि संघात्मक संविधान में भारत के संविधान में उनके राज्यों का संविधान शामिल है, दोनों को शक्तियों का समान विभाजन है, लेकिन जब वक्त आएगा तो भारत सरकार की शक्ति ही ऊपर होगी। पूरी बात समझ में आ चुकी है आपको? ठीक है, चलिए अब बच्चे अब मैं अगली विशेषता की ओर आपको लेकर चलता हूं। यह विशेषता हम सीख चुके हैं। अगली विशेषता भी बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है। सीआरपीएफ 2014 में वहां से एक बहुत जबरदस्त सवाल आया है, लेकिन जैसा हम सीख रहे हैं बच्चे, अगर हम सीख लेंगे तो किसी तरह का भी सवाल हो, किसी भी तरह का, आप उसे आराम से बना सकते हैं। क्लियर है बच्चे? अच्छा, और देखिए अगर आप यूपीएससी की तैयारी करना चाह रहे हैं तो 6 to 12 एनसीईआरटी जरूर पढ़ेंगे, जरूर पढ़ेंगे। क्लियर है बच्चे? एनसीईआरटी के बिना काम नहीं है। चलिए बच्चे अगला जो संविधान की विशेषता है वो है हमारा, याद रखिएगा, लचीला या नम्य, लचीला या नम्य तथा कठोर या अनम्य संविधान, कठोर या अनम्य संविधान। पूरी बात समझ में आई ना बच्चे? देखिए इसमें भी मैंने अभी इंपॉर्टेंट का मार्क लगा रखा है, इंपॉर्टेंट का मार्क नहीं मिटाया है। इसका मतलब है कि लचीला या नम्य तथा कठोर या अनम्य संविधान भी बच्चे हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए पहले इसको सीखते हैं। लेकिन बच्चे जरा सोचिए कि लचीला और कठोर, देखिए लचीला को ही नम्य कहते हैं, मुलायम, और कठोर को ही अनम्य, जो मुलायम नहीं हो। लेकिन बच्चे यहां पर क्वेश्चन है, जरा इस क्वेश्चन को सीखिए कि कठोर और लचीला का मतलब क्या है। संविधान तो नियम और कानून है, तो इसमें कठोर और लचीला जैसे शब्दों का प्रयोग क्या है या इसका मतलब क्या है? तो बच्चे देखिए इसको इजी तरीके से समझिए। कहते हैं कि भारत एक प्रगतिशील देश है बच्चे, और हम नियम कानून से बंधे हुए हैं क्योंकि हमारे देश में एक संविधान है। लेकिन बच्चे संविधान सभा ने संविधान बनाकर तो 1949 में दिया था, तो बच्चे संविधान 1949 में बना है, पर ये 2020 का भारत है, आज से लगभग 70 साल हम आगे हैं। तो बच्चे संविधान सभा तो 1949 के लोग थे। उस समय भारत में बच्चे रहन सहन, सोच, खाना पीना, संस्कार, विचार, पढ़ाई का स्तर, सोच सब अलग था। आज 70 साल के बाद क्या बच्चे हमारा खान पान, रहन सहन, सोच विचार, संस्कार, पढ़ाई लिखाई का स्तर, ये चीजें नहीं बदली होंगी? जाहिर है बदली हैं। तो क्या बच्चे जब ये चीजें बदली हैं तो हमारा संविधान तो 1949 का है, तो क्या हमारे संविधान को भी वक्त के अनुसार बदलना चाहिए? निश्चित बदलना चाहिए। जब हमारे सोच विचार संस्कार बदल रहे हैं बच्चे, तो हमारे संविधान को भी तो समय के साथ बदलना चाहिए। तो हम बदल रहे हैं, हमें शिक्षा मिल रही है, लेकिन जब हमारा नियम कानून और संविधान नहीं बदलेगा बच्चे, तो संविधान तो हमारे गले की फांस हो जाएगा, चरम हो जाएगा। जैसे तालिबान को कह देते हैं, तो बच्चे ये तो चरम हो जाएगा। तो क्या संविधान सभा के लोग इस बात को नहीं जानते थे कि जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ेगा, भारत के लोगों का दिमाग खुलेगा, नए नए सोच विचार संस्कार, रहन सहन, पढ़ाई लिखाई, मीडिया, तकनीकी चीजें बढ़ेंगी, तो क्या संविधान को नहीं बदलना चाहिए? संविधान को भी बदलना चाहिए। इसका मतलब है कि अगर समय के साथ संविधान बदलेगा तभी तो हमारा संविधान लचीला होगा, वरना वो तो कठोर हो जाएगा। तो सभी बच्चे याद रखना कि संविधान में संशोधन की प्रक्रिया के आधार पर ही हम संविधान को लचीला कहते हैं या कठोर कहते हैं। पूरी बात समझ में आ गई बच्चे? तो देखिए सबसे पहले समझिए कि लचीला और कठोर किस आधार पर कहा जाता है। तो हम कहेंगे बच्चे कि संविधान में संशोधन की प्रक्रिया के आधार पर, संविधान में संशोधन, क्लियर है बच्चे? संविधान में संशोधन, और ये किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 368। ठीक है, तो देखिए बच्चे संविधान में संशोधन की प्रक्रिया, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया के आधार पर
संविधान में संशोधन की प्रक्रिया के आधार पर ही लचीला या कठोर कहा गया है, लचीला या कठोर कहा जाता है। तो सबसे पहले बच्चे मैंने आपको तरीका सिखाया कि लचीला और कठोर का क्या आधार है। याद रखिए किसी भी चीज को पढ़ना है तो जीरो लेवल से और बच्चे की तरह। और याद रखिए बच्चे इस चैनल पर आपके लिए पूरी मेहनत की जाएगी, आपको बेस्ट क्लास नोट्स और बेस्ट कॉन्सेप्ट दी जाएगी, क्योंकि बच्चे मुझे रिजल्ट ओरिएंटेड होना है, क्लास ओरिएंटेड नहीं होना। मैं आपका रिजल्ट चाहता हूं, क्लियर है? तो चलिए इसलिए पूरी मेहनत होगी। तो सभी बच्चे याद रखिएगा कि संविधान में संशोधन की प्रक्रिया के आधार पर ही हम इसे लचीला या कठोर कहते हैं। तो देखिए बच्चे संविधान को भी पता था कि समय के साथ उसमें परिवर्तन की जरूरत होगी, इसलिए संविधान ने खुद अपने अंदर एक अनुच्छेद डाल दिया और कहा कि हाँ आप मुझे संशोधित कर सकते हैं, समय के साथ संशोधित कर सकते हैं। तभी बच्चे भारत का संविधान क्या है? एक प्रगतिशील संविधान है कि जिसमें लचीला और कठोर दोनों ही बातें आती है। तो बच्चे याद रखिएगा कि संविधान में संशोधन किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 368 में। ठीक है, चलिए अब हम एक एक को समझना शुरू करते हैं। तो मैंने बच्चे सबसे पहले आपको क्या समझाना शुरू कर रहा हूं मैं सबसे पहले आपको बता रहा हूं बच्चे लचीला संविधान। सबसे पहले मैं आपको क्या बताऊंगा? लचीला संविधान। तो चलिए बच्चे लचीला संविधान को समझते हैं। आप यहां तक तो समझ चुके होंगे कि संविधान में संशोधन की जो प्रक्रिया है उसके आधार पर ही हम इसे लचीला कहते हैं और उसके आधार पर ही हम इसे क्या कहते हैं बच्चे? कठोर कहते हैं। तो चलिए पहले हम लचीला की बात करते हैं। तो बच्चे लचीला संविधान, सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा बच्चे कि लचीला जो संविधान है यह अनुच्छेद 368 के तहत नहीं आता। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चे, भूलिएगा नहीं कि लचीला संविधान साफ कहता है कि वो अनुच्छेद 368 के तहत नहीं आता। अब आपके दिमाग में ये आया बच्चे कि संविधान में संशोधन तो 368 है और मैंने अभी बताया कि लचीला संविधान या कठोर संविधान वो संशोधन की प्रक्रिया के आधार पर बताया गया है। अब मैं कह रहा हूं कि लचीला संविधान 368 के तहत नहीं आता, तो डेफिनेटली इसको सीखना है। तो बच्चे याद रखिएगा, सबसे पहले नहीं भूलिएगा कि लचीला संविधान अनुच्छेद 368 के तहत नहीं आता। ठीक है, नहीं आता तो देखते हैं कि आखिर ये प्रक्रिया कैसे होती है। तो याद रखिएगा बच्चे कि यह संसद के दोनों सदनों, यह संसद के दोनों सदनों के साधारण बहुमत से, दोनों सदनों के साधारण बहुमत से होती है, साधारण बहुमत से होती है। तो बच्चे आप अपने दिमाग में ये रखिएगा कि लचीला संविधान अनुच्छेद 368 में नहीं आता तो कैसे होता है? संसद के दोनों सदनों के साधारण बहुमत से। तो आपको यहां पर याद रखना है बच्चे कि लचीला संविधान किससे होता है? साधारण बहुमत से। और रट जाना है बच्चे, याद करना है कि साधारण बहुमत जो है अनुच्छेद 368 के तहत नहीं आता। तो हमें सीखना है बच्चे कि ठीक है चलो ये अनुच्छेद 368 के तहत नहीं आता, तो फिर साधारण बहुमत होगा कैसे? तो सिंपल से याद रखिएगा बच्चे, साधारण बहुमत का क्या है? एक तो आधा हो जाए और आधा से एक बढ़े, यही बच्चे। और जहां आधा से एक बढ़े आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं 50% +1 जैसे हो जाए हम इसको तुरंत क्या कह देंगे बच्चे? साधारण बहुमत। तो याद रखिएगा कि संसद के दोनों सदनों के 50% सदस्य, मान लीजिए लोकसभा में भी 100 सदस्य हैं और राज्यसभा में भी 100 सदस्य हैं, तो अगर दोनों को जोड़ेंगे तो 200 सदस्य है। अब साधारण बहुमत क्या है? आधा मतलब 100 और एक बढ़ जाए 101। जहां 101 हो गया तुरंत हम क्या कह देंगे बच्चे? कि लो जी साधारण बहुमत हो गई, लचीला संविधान हो गया और तुरंत संविधान में क्या हो जाएगा? संशोधन हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये लोकतंत्र की ही तो बात है बच्चे। अगर हम चाहते हैं कि हमारे संविधान में संशोधन हो तो हम साधारण प्रक्रिया से भी कर लेंगे। लेकिन बच्चे अब पता करो
कि संविधान में कौन कौन से चीज हैं जो कि साधारण बहुमत में आते हैं और कौन कौन से अनुच्छेद हैं जो कठोर बहुमत में आते हैं। तो पहले मैं आपको एक बात बता दूं बच्चे कि हमारे संविधान में 450 भी ज्यादा, लगभग 465-66 अनुच्छेद हैं। क्या हमारे लिए ये याद करना संभव है कि कौन लचीला है और कौन कठोर है? बच्चे संभव नहीं है, लेकिन मेरे पास एक ऐसा ट्रिक है, एक तरीका है, जैसे सिखा दूंगा बच्चे तुरंत याद हो जाएगा कि कौन लचीला है और कौन कठोर है। और देखिए कितना इजी है समझना। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं, समझिए बच्चे, अभी क्लास में याद कराता हूं, याद रखना है। जैसे आर्टिकल 2, आर्टिकल 3 और आर्टिकल 4, पूरी बात समझ में आई बच्चे? आर्टिकल 2, आर्टिकल 3 और आर्टिकल 4। बच्चे ये जो आर्टिकल हैं ये नए राज्यों से संबंधित हैं। किससे संबंधित है बच्चे? नए राज्यों से संबंधित हैं। जैसे नए राज्य का बनना, क्लियर है बच्चे? जैसे नए राज्य का बनना, पुराने राज्य का नाम परिवर्तन कर देना, नए क्षेत्र को मिलाकर नया राज्य बनाना, वो सब किस में है बच्चे? आर्टिकल 2, आर्टिकल 3 और आर्टिकल 4। तो याद रखिएगा कि नए राज्यों से संबंधित जितने भी अनुच्छेद हैं बच्चे, वो सभी किस में आते हैं? लचीला संविधान में आते हैं। मतलब ये है कि अगर आधे से अधिक सदस्य मिल करके बोल दे कि हाँ संशोधन कर दो, तो तुरंत संशोधन हो जाएगा। तो याद रखना है, उत्तर प्रदेश को उत्तराखंड बनाया गया, बिहार से झारखंड बना, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ बना, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना बना। बच्चे वो सब किस में था? वो सब लचीला संविधान था जो 368 के तहत नहीं आता। बस संसद के दोनों सदनों ने साधारण बहुमत दिया और बच्चे तुरंत ये काम हो गया। तो सभी लोग याद रखिए 2, 3, 4 किस में आता है बच्चे? लचीला संविधान में। क्लियर है? अच्छा, अगला एग्जाम्पल है बच्चे, याद रखिए आर्टिकल 169। अगला एग्जाम्पल क्या है? आर्टिकल 169। और बच्चे इसमें क्या है? विधान परिषद का निर्माण, विधान परिषद का निर्माण। क्लियर है? तो हमने देखा कि अनुच्छेद 169 जो है उसमें क्या दिया गया है? उसमें दिया गया है विधान परिषद का निर्माण। तो बच्चे याद रखिए, अगर विधान परिषद का निर्माण करना है तो फिर ये भी किस में चला जाएगा? लचीला संविधान में चला जाएगा। बच्चे आपको बस संसद के साधारण बहुमत की जरूरत है, तुरंत विधान परिषद बन जाएगा। अब जरा देखते हैं कि विधान परिषद के कौन कौन से राज्य हैं। तो यहां सभी बच्चे याद रखिएगा, मैं उन राज्यों का नाम लिख दूं। उत्तर प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर। क्लियर है बच्चे? उत्तर प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। क्लियर है? तो सभी बच्चे याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ये जो राज्य हैं बच्चे, इन सभी में क्या है? तो इन सभी में विधान परिषद है। और विधान परिषद के निर्माण के लिए बच्चे आपको लचीला संविधान संशोधन करना था जो 368 के तहत नहीं आता। तो सभी बच्चों को याद रहा? तो बच्चे बस ये 4 आर्टिकल याद रखेंगे, 2, 3, 4 और 169, 169। बच्चे याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर में धारा 370 थी, अब वो हट चुका है। समझ में आया? इसका मतलब यहां भी एकात्मक संविधान हो चुका है और यहां भी क्या है बच्चे? विधान परिषद है। अच्छा, अब एक बात सभी लोग याद रखिएगा, जैसा मैं आपको बता रहा हूं, सभी बच्चे 4 आर्टिकल मैंने आपको बताया है, बोर्ड पर ध्यान से देखिए। आर्टिकल 2, आर्टिकल 3 और आर्टिकल 4 और आर्टिकल 169। बच्चे सबको याद रहेगा, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, आर्टिकल 4 और आर्टिकल 169, 169। सिर्फ यही 4 लचीले हैं बच्चे और बाकी सब किस में चला गया? कठोर में। पूरी बात समझ में आई? तो ट्रिक याद रखना, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, आर्टिकल 4 और आर्टिकल 169, यही 4 लचीला संविधान है जो 368 में नहीं आते। बाकी जितने भी बचे सब किस में चले गए?
कठोर में चले गए। देख सकते हैं, तो इस ट्रिक से हमने तुरंत कंप्लीट कर लिया बच्चे कि कौन लचीला है और कौन क्या है, कठोर है। चलिए यहां आपको पूरी बात समझ में आ चुकी है ना। अब बच्चे हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं और अब समझते हैं कठोर संविधान। बहुत इजी है समझना बच्चे। चलिए क्लियर है, ओके। बस जैसे बोला हूं सुनते चलिए और आराम से क्वेश्चन बैंक खोल लीजिए बच्चे, बिना घबराए सारे के सारे सवाल आप तुरंत डील कर लेंगे बिना किसी मेहनत के। तो चलिए अब हमें समझना है कि कठोर संविधान क्या होता है और बहुत इजी है समझना। ये देखिए कठोर संविधान। नाउ अब बच्चे जो कठोर संविधान है, सबसे पहले आपको एक बात याद रखना है बच्चे कि जो कठोर संविधान है यह अनुच्छेद 368 के तहत आता है। पूरी बात समझ में आ गई? तो आप भूलेंगे नहीं बच्चे कि जो कठोर संविधान है वो किस अनुच्छेद के तहत आता है, अनुच्छेद 368 के तहत आता है। यानी जब कठोर संविधान की प्रक्रिया आपको लागू करनी है तो वो किस में आ जाएगा, अनुच्छेद 368 के तहत आएगा। तो चलिए सीखते हैं कि ये जो अनुच्छेद 368 के तहत आता है इसमें क्या है। बच्चे पहले एक बात याद रखिएगा कि ठीक है भारत का संविधान प्रगतिशील है, पर बच्चे राजनीतिक या नेता मंत्री अपने फायदे के लिए क्या संविधान में परिवर्तन नहीं कर सकते? वो भी तो कर सकते हैं। तो संविधान सभा के लोग जानते थे कि अगर ये अपना फायदा सोचेंगे तो संविधान को बदल सकते हैं। पर हमारे संविधान में बहुत कुछ आधारभूत है बच्चे, लोकतंत्र की पहचान है, अगर हम उसे भी बदल दें तो क्या हमें परेशानी नहीं होगी? तो याद रखिएगा कि संविधान सभा ने कुछ चीजों को आसानी से बदलवा दिया, पर कुछ चीजों को बदलना आसान नहीं है, तो उसे ही क्या कहा गया, कठोर संविधान। अब बच्चे कठोर संविधान में दो प्रक्रियाएं हैं। कितनी प्रक्रिया है बच्चे? दो प्रक्रिया है संविधान संशोधन की। तो चलिए समझते हैं कि ये दोनों प्रक्रिया में क्या है। तो पहले मैं आपको पहली प्रक्रिया सिखा रहा हूं। देखिए बच्चे पहली प्रक्रिया क्या है, याद रखिए संसद है, ठीक है। अच्छा अब संसद के दो सदन होते हैं, एक को क्या कहते हैं, लोकसभा, और दूसरे सदन को क्या कहते हैं बच्चे, राज्यसभा। पूरी बात समझ में आई? तो हमने देखा कि संसद के दो सदन, एक लोकसभा और दूसरा राज्यसभा। क्या लोकसभा में सदस्य होते हैं? ठीक है, उसी तरह बच्चे राज्यसभा में भी क्या होते हैं, सदस्य होते हैं। तो इस बात को सभी लोग याद रखिएगा कि जो कठोर संविधान संशोधन है, पहले तो हमें याद रखना है कि वो अनुच्छेद 368 के तहत आता है। अच्छा उसमें भी क्या है बच्चे कि इसमें दो प्रक्रियाएं हैं, और ये दोनों प्रक्रियाएं क्या कह रही हैं, तो पहली प्रक्रिया ये कह रही है बच्चे कि पहली प्रक्रिया पर ध्यान दीजिए। पहली प्रक्रिया कहती है कि संसद के दो सदन होते हैं, एक का क्या नाम है, लोकसभा, और एक का क्या नाम है, राज्यसभा। तो बच्चे संसद के दोनों सदन, एक लोकसभा और दूसरा राज्यसभा, क्या लोकसभा में सदस्य होते हैं? होते हैं। क्या उसी तरह राज्यसभा में भी सदस्य होते हैं? होते हैं। लेकिन बच्चे एक बात याद रखिए, क्या सभी सदस्य सदन में उपस्थित होते हैं? नहीं। तो हमें सदस्य में वैसे सदस्यों को देखना है बच्चे जो सदन में क्या हो, उपस्थित हो। यहां सभी लोग याद रखिएगा कि हमें वैसे सदस्यों को देखना है जो उस दिन सदन में उपस्थित हो। तो फिर से देखिए, संसद के दो सदन, एक लोकसभा और दूसरा राज्यसभा। लोकसभा में कैसा सदस्य, उसी तरह राज्यसभा के सदस्य, लेकिन कौन, उपस्थित सदस्य। क्लियर है? अच्छा अब ये बताइए बच्चे कि जो सदस्य उपस्थित होते हैं क्या सभी मतदान देते हैं? नहीं, कुछ लोग नहीं देखते हैं, भाग जाते हैं, वॉकआउट कर जाते हैं। तो याद रखिए उपस्थित में भी मैं वैसे सदस्यों को देखूंगा जिन्होंने क्या किया, मतदान किया। यहां सभी बच्चे केयर कीजिए, बहुत इजी है। पहले संसद देखेंगे, उसके दोनों सदन देखेंगे, दोनों सदन में सदस्यों को देखेंगे, सदस्यों में भी किसे देखेंगे, जो उपस्थित हो, और उपस्थित में भी किसे देखेंगे बच्चे, जो मतदान करेंगे। और मतदान करने वालों का कितना निकालेंगे, 2/3। देख रहे हैं बच्चे? तो जब मतदान करने वालों का हम 2/3 निकाल देंगे तो याद रखिएगा इसी 2/3 को क्या कहा जाता है, इसी 2/3 को कहा जाता है 2/3 को विशेष बहुमत।
तो जब विशेष बहुमत होगी तभी संविधान में क्या होगा बच्चे, संशोधन होगा। तो अब पता चला विशेष बहुमत क्या होता है। अगर साधारण बहुमत कहे तो 50+1, लेकिन बच्चे विशेष बहुमत जो है पहली प्रक्रिया में है, उसमें साफ कहा गया है कि संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा, फिर उसके सदस्यों को देखिए, सदस्यों में भी किसे, जो उपस्थित हो, और उपस्थित में भी उन्हें जिन्होंने मतदान किया हो, और मतदान का कितना निकालेंगे, 2/3, 2/3, और जैसे 2/3 निकालेंगे बच्चे, उसे ही क्या कहा जाएगा, विशेष बहुमत कहा जाएगा। तब जाकर संविधान में संशोधन की प्रक्रिया क्या होगी, पूरी होगी। पूरी बात समझ में आ गई बच्चे, यही था विशेष बहुमत। तो चलिए कठोर संविधान में हमने पहली प्रक्रिया तो सीख ली कि चलो पहली प्रक्रिया विशेष बहुमत है, और विशेष बहुमत क्या होता है ये मैंने आपको पूरा सिखा दिया। अब बढ़ते चलते हैं हम दूसरी प्रक्रिया की ओर। यहां आपको पूरी बात समझ में आ चुकी है, ओके। नाउ अब आते हैं दूसरी प्रक्रिया में और देखते हैं बच्चे कि ये दूसरी प्रक्रिया हमें क्या समझाती है। क्लियर है? चलिए अब यहां सभी बच्चे केयर कीजिए। अब आते हैं दूसरी प्रक्रिया। बच्चे दूसरी प्रक्रिया कहती है कि विशेष बहुमत तो लाओ ही लाओ। चलिए पहले इन्होंने क्या कहा दूसरी प्रक्रिया में कि आपको विशेष बहुमत भी लाना है, ला दिया। एवं, अब देखो बच्चे एवं में क्या कह रहे हैं, पहले याद रखिएगा कि संविधान संशोधन संसद ही तो करती है बच्चे, और संसद में तो विशेष बहुमत मैंने ला दिया, पर पहली प्रक्रिया में विशेष बहुमत भी थी, और दूसरी प्रक्रिया में भी कहते हैं पहले विशेष बहुमत लाओ, और एवं लगा दिया। अब पता करो कि एवं में अब क्या, संसद तो हो चुका, और कौन से लोग हैं जो संशोधन में मदद करेंगे। तो सीखिए बच्चे, विशेष बहुमत चाहिए, एवं कम से कम आधे राज्यों का समर्थन लाओ। कम से कम क्या बच्चे, आधे राज्यों का समर्थन, और जब कम से कम आप आधे राज्यों का समर्थन लाएंगे तभी संशोधन की प्रक्रिया क्या होगी, पूरी होगी। तो याद रखिए दूसरी प्रक्रिया में विशेष बहुमत चाहिए और बच्चे, और कम से कम आधे राज्यों का क्या चाहिए, समर्थन। जब कम से कम आधे राज्य समर्थन दे देंगे तभी जाकर संविधान में संशोधन की प्रक्रिया क्या हो जाएगी, पूरी हो जाएगी, और जाकर संविधान में क्या होगा, संशोधन। जैसे बच्चे याद रखिएगा कि मुंबई में जब टेररिस्ट अटैक हुई थी, क्लियर है बच्चे, तो जब टेररिस्ट अटैक हुई थी तो NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का गठन किया गया। देखिए एकात्मक लक्षण हो गया। उसके साथ ही बच्चे एक और चीज बनी थी, NCTC, नेशनल सेंटर फॉर टेररिज्म काउंटर। क्लियर है बच्चे, लेकिन NCTC प्रस्ताव पारित नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि अगर ये पारित हो जाता तो राज्य के पुलिस की शक्ति कम हो जाती। तो राज्य ने पहले ही कहा कि हम पर एकात्मक लक्षण तो है ही, तो संविधान तो पहले ही हावी है, संसद तो पहले ही हावी है, और अगर NCTC भी पारित हो जाएगी तो राज्य की पुलिस शक्ति कमजोर होगी और केंद्र की हावी होगी, यानी एकात्मकता और मजबूत होगी। तो बच्चे आधे राज्यों ने क्या किया, उसका समर्थन नहीं दिया, इसलिए NCTC पारित नहीं हो पाई। उसी तरह बच्चे जब वैट आ रहा था, वैल्यू एडेड टैक्स, तो याद रखिएगा वैट पर भी यही बात हुई थी कि जब आधे राज्यों ने कम से कम समर्थन दिया तभी जाकर यह प्रस्ताव क्या हुआ था बच्चे, पारित हुआ था। पूरी बात समझ में आ गई। तो देख सकते हैं कि संघात्मक संविधान को समझना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना लचीला और कठोर संविधान को। और जैसे जैसे बच्चे हम क्लास में आगे बढ़ेंगे यही सारी चीजें आपकी पूरी मदद करेंगी। पूरी बात समझ में आ गई बच्चे? तो मैं अनूप कुमार श्रीवास्तव आप लोग का धन्यवाद करता हूं। थैंक यू क्लास, गॉड ब्लेस यू ऑल।